motion of electromagnetic waves. When force is applied on a charge, it gets accelerated, means work is done on it. This work dissipates energy in charge. This energy is radiated out by the charge in the form of electromagnetic waves. अगर हम आप पीछे एक लेक्चर है, टॉपिक है, वो अगर आपने देखा हुआ है, आपको पता होगा कि अगर कोई भी चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन में हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालती जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एक एनर्जी का नाम है। तो यहाँ पर आप ये सोचते होंगे कि अगर कोई चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन में हो तो वो चार्ज को निकालेगी, और जहन में तो ये बात भी आएगी कि एनर्जी क्यों निकाल रही है, क्योंकि एनर्जी पैदा कर रही है। एनर्जी पैदा नहीं होती। एनर्जी क्यों निकल रही है चार्ज से, क्योंकि हम उसको एक्सिलरेटेड चार्ज मान रहे हैं। चार्ज एक्सिलरेटेड क्यों थी, क्योंकि इस पर फोर्स हमने लगाया हुआ था। फोर्स लगाने से एक्सिलरेटेड चार्ज बन गई। एक्सिलरेटेड चार्ज पर वर्क डन हुआ। वर्क डन किसी भी चीज पर होता है तो जितना वर्क उतनी एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, और वही एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चार्ज ने निकालना शुरू कर दिया था। मींस एक चार्ज अगर एक्सिलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगी, पर उसको जो सोर्स एक्सिलरेटेड चार्ज ले आ रहा है, एक्सिलरेटेड कर रहा है, उसकी एनर्जी इक्वल होगी उस एनर्जी से जो चार्ज एनर्जी निकाल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट हुई है पर प्रोड्यूस नहीं हुई। यहाँ पर हम देखें कि दूसरी पॉइंट दी गई है सिग्नल। सिग्नल क्या है? इट इज द इंडिकेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। वॉइस, इंफॉर्मेशन का मतलब वॉइस, इंफॉर्मेशन का मतलब म्यूजिक, इंफॉर्मेशन का मतलब कोड, इनमें से कोई भी इंटेलिजेंस हो। सेंट वाया वेव्स, वेव्स के थ्रू हो जरूरी नहीं, पर यहाँ पर हम वेव्स पढ़ रहे हैं इसलिए वेव्स को यहाँ पर जाने। वेव्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन भेजें तो इस तरीके कार को हम कहते हैं सिग्नल। सिग्नल is the indicator of information being sent। यहां पर देखें एंटीना। एंटीना किसको कहते हैं? एंटीना का मतलब होता है वो डिवाइस जिसमें एक ऑसिलेटर होता है। ये ऑसिलेटर की सिंबल है। ऑसिलेटर के ऊपर हम एक कंडक्टर लगा देते हैं, नीचे भी एक कंडक्टर लगा देते हैं। This is the antenna. What is antenna? It is a device used to radiate the electromagnetic waves. Is called antenna. Antenna को बनाने के लिए हमें दो कंडक्टर्स चाहिए। हम सिर्फ दो स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं और बीच में एक ऑसिलेटर लगा देते हैं। ऑसिलेटर को आप ऐसा माने कि एक छोटा सा एसी जनरेटर है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इस ऑसिलेटर को हम दो कंडक्टर से जब कंबाइन करते हैं तो ये बन जाती है हमारे पास एंटीना। यहां पर एसी जनरेटर की बात हुई है तो आपको पता होगा कि एसी जनरेटर में यहां पर एक ग्राफ आपने पढ़ा हुआ था, जिस ग्राफ में एक y एक्सिस पर ईएमएफ को रखा हुआ था या करंट को रखा हुआ था, और यहां पर x एक्सिस में टाइम को रखा हुआ था या एंगल को। यहां पर हम देखें पहले ये पॉजिटिव पोर्शन हो रहा है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव पोर्शन, फिर जीरो। मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट एसी जनरेटर पैदा करता है। उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है। एसी जनरेटर, एसी करंट का मतलब होता है करंट का जाना और करंट का आना। ये दोनों चीजें कहलाती हैं एसी करंट, और एसी करंट का ये ग्राफ बनता है। अगर आप इसको 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो आपको पता चलेगा कि पहले टाइम का 4th पार्ट गुजर जाए तो इतना सा करंट बनेगा, फिर टाइम का 4th पार्ट दूसरा गुजर जाए
तो करंट जीरो हो जाएगा। फिर करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर देगा t/4 टाइम के बाद। फिर t/4 टाइम के बाद ये सिमिलर लोकेशन में आ जाएगा जहां से शुरू किया हुआ था। यहाँ ये देखकर आपको पता चलेगा कि एसी करंट का मतलब होता है वाइब्रेशनल करंट, और अगर ये ऑसिलेटर दो कंडक्टर्स के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ दोनों कंडक्टर्स में एक एसी करंट वाइब्रेट करेगा, एक अल्टरनेटिंग करंट होगा जो करंट वाइब्रेट करेगा। होगा क्या, यहाँ पर देखिए, अगर पहले हम देखें तो हमें ये तो मालूम है कि ये हमारे पास एक एंटीना है, और यहां पर इस एंटीना, ये जो एंटीना है, ये एंटीना फिलहाल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखा सकती। क्यों? क्योंकि जब ये बीच में ऑसिलेटर है, करंट शुरू करेगा एसी करंट, क्योंकि ये एसी करंट देता है, तो एसी करंट पैदा करता है, तो पहले ये शुरू कहां से होगा, जीरो लेवल से, मतलब इसमें कोई भी अभी करंट नहीं है। पर थोड़ी देर के बाद यहां पर अगर आप देखें तो इसमें से एक करंट गुजरेगा। करंट कुछ टाइम t/4 गुजरने के बाद ये पॉजिटिव करंट होगा, हाईएस्ट करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब फर्ज कर लें कि अब थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद इसी में ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर करंट फ्लो होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है मतलब वो साइड पॉजिटिव चार्ज से भर जाती है, ये ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज से भर जाएगा, और नीचे वाला हिस्सा चूंकि पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चली जा रही हैं तो नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव चार्जेस का मिकदार ज्यादा होगा, मतलब नीचे वाला कंडक्टर बन जाएगा नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है तो इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। आप ऐसा कहें कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं इसलिए करंट ऊपर जा रहा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड टू डिफाइन करंट। या आप ऐसा कहें कि पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जा रही हैं इसीलिए करंट ऊपर जा रहा है, ये भी सही है, इसको कहते हैं कन्वेंशनल मेथड टू डिफाइन द करंट। लिहाजा दोनों चीजें सही हैं। अगर करंट ऊपर जा रहा है कुछ t/4 टाइम गुजरने के बाद, टोटल टाइम मैंने t माना है एक करंट, एसी करंट के लिए, तो इसका जो चौथा हिस्सा होगा मींस 1/4 पार्ट होगा, तो ये 1/4 पार्ट करंट ऊपर 1/4 टाइम गुजरने के बाद टाइम मैक्सिमम पॉजिटिव, करंट मैक्सिमम और पॉजिटिव होगा, मींस ऊपर की डायरेक्शन में होगा। ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्जेस से भर जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव। और आपको तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकलती है और वो जाती है नेगेटिव चार्ज के पास। यहाँ पर आपको तो पता है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनेगी, वो पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पर आएंगी। चूंकि एक इलेक्ट्रिक लाइन दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए ये दोनों ट्रांसवर्सली रिपेल होकर ऊपर चली आएंगी और उसी डायरेक्शन पर आ रुकेंगी जहां से शुरुआत हुई थी दोनों की, क्योंकि ये एक दूसरे को काट तो नहीं सकती हैं। ये हमारे पास आ गया कुछ ये वाला हिस्सा इस तरह से। अच्छा, नीचे वाली जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक लाइन को पैदा करेगी और वो यहाँ से पैदा होगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ से पैदा होगी, यहाँ पर आएगी, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगी और इस वजह से ये ऊपर लाइन चली जाएगी और इसके ऊपर फिर से जहाँ से शुरू हुई थी मजबूरन उनको वहीं पर खत्म होना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया इसका खात्मा। यहाँ पर आकर यहाँ पर देखें, अगर तीसरी पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी इलेक्ट्रिक लाइन पैदा करेगी और वो भी क्रॉस नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां से भी एक इलेक्ट्रिक लाइन पैदा होगी और वो भी क्रॉस नहीं हो पाएगी और ऊपर चली जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने आपको दिखाया है कि एक एंटीना में सबसे पहले जो करंट ऊपर जाना फ्लो करेगा तो ऊपर जैसे ही जाएगा तो एक एंटीना के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऐसी। क्यों?
करंट ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाई एक्सिस में होगी, ये वाई एक्सिस में, ये दोनों हिस्से बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे। अब क्या होगा, अब देखना, ये ऑसिलेटर, ये एंटीना, T/4 टाइम एक और गुजरने के बाद करंट जीरो हो जाएगा, मतलब इसके इर्द गिर्द कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं होगी। मतलब ये कि ये जो पहले हिस्सा भरा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अब नहीं होगी, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले क्या था वो तो आप दिखा सकते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब वो बाहर जा चुकी होगी, क्योंकि यहां पर पहले करंट था पर अब तो नहीं है, पहले करंट था अब नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जा रही थी पर अब नहीं जा रही, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस नीचे आ रही थी और अब नहीं जा रही नीचे। यार सारे केसों में ऐसा ही होगा ना कि पहले करंट था अब नहीं है, मतलब चार्जेस एक्सीलरेटेड हैं अंदर, और क्योंकि पहले करंट था अब नहीं है, मतलब अंदर इस ऑसिलेटर ने एसी करंट पैदा किया है, एसी करंट एक्सीलरेटेड चार्जेस में होता है, सो लिहाजा ये एक्सीलरेटेड चार्जेस का ही एक रूप है। तो एक्सीलरेटेड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, रेडिएटिंग, आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था। इस वक्त हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे, फिर इसी पर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे, क्योंकि एक एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करती है, हमें पता है। अब यहाँ पर देखें कि ये अगर जीरो करंट क्रॉस करेगा, T/4 टाइम गुजर जाएगा, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव करंट आएगा। नेगेटिव करंट आप तो अंदाजा लगा दिया होगा आपने, तो यहाँ पर लगा दिया होगा कि यहाँ पर करंट अब नीचे जाएगा। करंट का नीचे जाना आप सबको पता है कि करंट कैसे नीचे जाएगा, ये एंटीना है और इस एंटीना में करंट का नीचे जाना मींस नीचे वाला कंडक्टर पॉजिटिव चार्जेस से भर जाएगा, ऊपर वाला कंडक्टर नेगेटिव चार्जेस से भर जाएगा, करंट नीचे जा रहा है T/4 टाइम के बाद। ये एक करंट है पर उसके चार हिस्से कर लिए हैं हमने, क्योंकि ये ऐसी करंट है इसलिए एक पूरा करंट अलग अलग डायरेक्शन रख रहा है, ऐसी करंट ऐसा होता है। यहाँ पर देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज से अब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकलेगी, यहां से भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगी, ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर आएगी, ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर आएगी, सो ये इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पर आएगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पर आएगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पर आएगी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें पहले ऊपर जा रहा था करंट, तो सारी इलेक्ट्रिक लाइनें नीचे थी न थी। यहां पर देखें इलेक्ट्रिक करंट अब नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, ऊपर। मतलब ये सीधी सी बात है कि पहले -y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फिर जीरो, अब +y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। भला इससे पहले क्या था, ये शक्ल थी, इसी शक्ल को ड्रा करें, पर बाद में ये जो आप ड्रा करेंगे तो आपको पता होगा कि इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, जीरो थी इलेक्ट्रिक फील्ड, पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी थी, ऐसी थी। अब देखें ये कमाल कि यहाँ पर एक जो एंटीना है, इस एंटीना में करंट ऊपर जा रहा था, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, करंट अचानक जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, जो बनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी पहले वो आगे जाएंगी, निकलती जाएंगी, वो निकल कर आगे जा रही हैं,
बाद में क्या है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। अचानक से नीचे करंट शुरू हो गया, मतलब या ऐसा समझे कि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब अचानक करंट क्या होगा, अचानक करंट फिर से जीरो होगा, जीरो होगा तो सिमिलर लोकेशन में हम पहुंच गए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। और फिर करंट ऊपर जाएगा, समझ लें अपने अंदाजे से ऊपर या नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत जहां से करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, फिर जीरो, और ऐसे शेप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, फिर जीरो, फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाई एक्सिस में निकलेंगी, फिर जीरो होंगी, फिर माइनस वाई में निकलेंगी, फिर जीरो होंगी, फिर प्लस वाई एक्सिस में निकलेंगी, जीरो, माइनस वाई एक्सिस जीरो, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड को तो आपको अब मैग्नेटिक फील्ड बताना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो आपको पता होगा कि अगर कोई एंटीना ऊपर की डायरेक्शन में करंट पहले करंट इसका जीरो है, नो मैग्नेटिक फील्ड, कुछ देर के बाद करंट ऊपर आएगा, पॉजिटिव करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाएंगे आप, करंट अगर किसी भी कंडक्टर में ऊपर जाए तो थंब की डायरेक्शन ऊपर रखें, और जहां फिंगर्स रोटेट हो सकती हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। अच्छा, फिर करंट क्या होगा, जीरो, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई थी इससे बिछड़ जाएगी, दूर दूर परे परे जाएंगी, बीच वाला हिस्सा जीरो मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या होगा, जीरो करंट के बाद नेगेटिव करंट आएगा, नीचे करंट, नीचे करंट आने के बाद क्या होगा, नीचे करंट आ जाने के बाद पहले एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड थी, अब क्या होगी, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। सो ये क्लॉकवाइज, इसके पहले क्या था, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके पहले क्या था, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कि अगर आप यहां पर देखें, ये एंटीना है, इसके ऊपर करंट जा रहा है, तो आप ये बात समझ जाएं कि वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर्कुलर में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर करंट जीरो, दोनों जीरो, अगर करंट नीचे आ गया तो ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और वाई एक्सिस में वाई एक्सिस से बदलकर नीचे माइनस वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मतलब फिर से y माइनस वाई, y माइनस वाई, और z, क्योंकि सर्किल ये z दिखाएगा, z अंदर माइनस z बाहर, मतलब इस तरह से ये जो दायरा है ये z एक्सिस में है, और ये जो दायरा है ये y एक्सिस में। करंट होगा तो दोनों परपेंडिकुलर पैदा होंगे, करंट नहीं होगा दोनों नहीं होंगे, करंट उल्टा होगा दोनों उल्टे होंगे, फिर भी परपेंडिकुलर होंगे। मतलब एंटीना में पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो y एक्सिस में थी, और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर थी, ऐसे सर्कुलर थी, मतलब यहां से, तो आप ऐसा समझें कि वो अंदर जा रही है, अंदर तो मतलब ये डायरेक्शन हो गई, ये दोनों डायरेक्शंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट जीरो हो जाए, दोनों जीरो, अगर करंट उल्टा हो जाए तो ये माइनस वाई में चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस जेड एक्सिस में, माइनस जेड एक्सिस में। अगर करंट फिर से जीरो हो जाए, दोनों खत्म। अगर करंट पॉजिटिव हो जाए, ये ऊपर ये यहाँ, अगर करंट फिर से जीरो, करंट नेगेटिव, पर दोनों देखें होंगी हमेशा 90 डिग्री पर। यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे ही निकलेंगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन हम करते हैं, ज्यादा होती है कम होती है, और हम मोबाइल्स में एंटीना लगाते हैं। मोबाइल में अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इस मोबाइल में भी एंटीना है, और यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास मॉडेम होता है, उसमें भी एंटीना होती है, हमारे पास रिसीवर्स होते हैं, उनमें भी एंटीना होती है, रेडार में भी एंटीना होती है, हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम या टेलीविजन सिस्टम, या फिर हमारे पास जो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह रेडियो स्टेशन के थ्रू भेजते हैं, वहां पर भी एंटीना होती है, टावर्स में एंटीना होती है, हर जगह वॉकी टॉकी में भी एंटीना यूज होती थी। इंटरनेट भी चलाने के लिए एंटीना चाहिए। एंटीना क्यों चाहिए? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मुसलसल निकालती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी पहले जो मोबाइल फोन्स बनी थी उनकी फ्रीक्वेंसी 1G थी, मतलब 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी,
और उसको फर्स्ट जनरेशन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स मोबाइल फोन्स कहा जाता था, फर्स्ट जनरेशन। और उसके बाद नीड बढ़ गई और हाई स्पीड हमें सिग्नल्स चाहिए थे। हाई स्पीड सिग्नल्स के लिए हमने 2G, अभी इंटरनेट चल रही है, 2G सिग्नल्स को हमने हासिल किया, 2G 2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमने 3G 3 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली जो मोबाइल फोन्स के सिग्नल हैं वो हमने इस्तेमाल किया। उनको हम 3 गीगाहर्ट्ज की नाम से भी, 3 जनरेशन भी जानते हैं के नाम से भी मानते हैं, पहचानते हैं। इसके बाद 4G मींस 4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली जनरेशन आ गई मोबाइल फोन की या सिग्नल्स की जैसी। और यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम ये फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रहे हैं, ये तो पंछियों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पंछी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, उनके माइंड पर एक बायोलॉजिकल सेंसर लगा होता है। वो अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम ऐसी मोबाइल फोन्स यूज करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 4G से भी ज्यादा है, 5G है, 6G है, या फिर ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी टावर्स लगा देते हैं किसी जगह पर, तो हाई फ्रीक्वेंसी अर्थ की मैग्नेटिज्म को डिस्टॉर्ट करते हैं। इस वजह से वो जो बर्ड्स होते हैं वो अच्छी तरह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते और अच्छी तरह से उनका सेंसर काम नहीं करता और उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए उनका जिंदा रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर जिंदा नहीं होंगी तो हमारे खेत में, हमारे जो ज़मीनें हैं उनमें जो जरासीम लगते हैं उनको बर्ड्स खाते हैं, इसीलिए हमारे खेत बचे होते हैं। अगर बर्ड्स ही नहीं होंगे तो हमारे खेत ही खत्म हो जाएंगे और हम हमारी ज़मीनें वगैरह काम सही तरह से नहीं, काम ही नहीं, उपज नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें कम यूज़ करनी चाहिए, एक मिनिमम लेवल होता है। और पेट्रोल पंप्स में भी जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड बिकॉज in the mobile phones there is an antenna which is radiating continuously electromagnetic waves. Maybe it is possible that it go inside the booster of a petrol pump and there is a petrol inside the booster, and when it the electromagnetic waves enter, electromagnetic has energy, electromagnetic have some energy, and this energy maybe is sufficient so that the petrol get bunch or get fired, and due to this the entire petrol pump be busted. So यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर अगर पेट्रोल को इतनी सी एनर्जी मिल गई कि वो एनर्जी हासिल करके वो वोलेटाइल मटेरियल है, वहाँ पर उसमें आग लग गई, पूरे के पूरे पेट्रोल पंप पे आग लग सकती है। पर यहाँ पर ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि ये एक हादसा था 2002 में जर्मनी में, एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पर अचानक आग लग गई। तो साइंसदानों का कहना था उसके नज़दीक कोई था जो सेलफोन यूज़ कर रहा था, और सेलफोन के यूज़ करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पेट्रोल के बूस्टर में आ गई और वो इतनी एनर्जी लेकर आई कि उसके अंदर वो पेट्रोल जलना शुरू हो गया और धमाका हो गया पेट्रोल पंप पे। ये एक फिक्शन है, पर इस फिक्शन के कारण भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो जो ना काफ़ी पेट्रोल पंप में नुकसान हो जाएगा, इर्द गिर्द आदमियों का मजमुआ होगा, उनका भी नुकसान होगा। सो इसीलिए इसको बचाने के लिए पेट्रोल पंप पर सेलफोन्स यूज़ नहीं होती। थैंक यू। तीसरे टॉपिक का इंतज़ार कर लें।